साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सर्वोत्तम पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग रोजाना की भांति एक बार पुनः हाजिर हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हाल ही में बेरोजगारी के उस दंश को सहने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में न केवल हिंदी विषय में चयन होने का गौरव प्राप्त किया, अपितु संपूर्ण राजस्थान में आपने 34वीं रैंक के साथ अपने माता पिता, परिवारजन, ग्रामीण जन, गुरुजन के साथ साथ जो सर्वोत्तम अकेडमी जयपुर का मान सम्मान बढ़ाया है, निस्संदेह रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ प्रश्नों की शुरुआत करूं, इनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां सुनिएगा। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भावार्थ आप समझ गए होंगे। साथियों, वक्त कब बदल जाए, किस करवट बदल जाए, ये सब चीज़ें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी ने सही कहा है कि आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है बदल जाएगा। इसलिए साथियों, यदि आप बेरोजगारी के इस भयंकर दौर से गुजर रहे हैं तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आज मैं ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए, बहुत संघर्षों को झेला है और आज इस मुकाम पे है जो आपको पता है हर किसी को नसीब नहीं होता है। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारी जो शख्सियत है, आज हमारी जो मेहमान है, आप है अशोक चौधरी जी। वैसे आपका पूरा नाम अशोक भास्कर है और मूलतः आप राजस्थान की बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं जीरा के लिए प्रसिद्ध, राइट सर, झालोर से आप संबंध रखते हैं। विशेष जानकारी तो जैसा कि आप मुझसे पूछ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं अशोक जी से ही। इससे पहले आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि अशोक जी के सर कौन सा अंग हो गया उधर, बाएं अंग या दाएं अंग? हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अशोक जी के जो उधर बेटे मैडम, वो कौन है? तो आप विमला जी हैं, आप इनकी धर्म पत्नी जी है। आपको पता है इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसको हकीकत में वास्तविक रूप में चरितार्थ किया विमला जी ने। और विमला जी ने रात को 2-2 बजे उठकर इनको चाय पिलाई है। इसलिए जैसा कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले अशोक जी हमें बता रहे थे, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। अब मैं प्रश्नों की शुरुआत अशोक जी से, और आप स्क्रीन पे जैसा कि भेज पा रहे हैं प्रश्न, मैं देख भी पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मैं बता दीजिएगा। इससे पहले कि मैं प्रश्नों की शुरुआत करूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दबा के, जितना हो सके, बार बार नहीं बोलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार भाई और बहनों के जीवन की दशा और दिशा अशोक जी के संघर्षमय जीवन से बदल सके, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। तो पहला प्रश्न तो मैं अशोक जी से करूं। इससे पहले अशोक जी, सर्वोत्तम अकेडमी के इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर कि आपने हमें आज इतना सम्मान दिया और जी, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हमेशा के लिए। मैं अशोक जालोर जिले के सांसौर तहसील में, आवाज़ बढ़ाओ सर, जालोर जिले की सांसौर तहसील के अंदर वहाँ का निवासी हूँ और मैंने हिंदी की तैयारी शंकर चौधरी जी सर के पास की थी और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज इनकी बदौलत ही मेरा व्याख्याता भर्ती के अंदर 34वीं रैंक से चयन हुआ है और इनका आशीर्वाद से और मेरी मेहनत और इन्होंने हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मार्गदर्शन किया, उसी की बदौलत आज मेरा 34वीं रैंक से चयन हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, मतलब आपने हमें इस काबिल समझा। और वैसे हर गुरु का शिष्य के ऊपर इतना आपको पता अधिकार होता ही है। दुनिया में 2 ऐसे व्यक्ति हैं सर जो अपने शिष्य की उन्नति चाहते हैं।
एक तो गुरु और एक माता पिता, जो कभी भी ऐसा नहीं दिमाग में लगाते कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर नहीं जाए। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप राजस्थान के हिंदी जगत में अपना वो मुकाम हासिल करें जो जिसके लिए लोग तरसते हैं। अच्छा अशोक जी, आप हमें बताइएगा, जैसा कि हमारे दर्शक बेरोजगार भाई बहन देख पा रहे, सुन पा रहे, थोड़ा सा तो आप जोर से बोलेंगे। आप बेसिकली जालोर के कौन से गांव से हैं, तहसील कौन सी है, आपके परिवार में कौन कौन है और आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई है, एक एक करके क्रमशः आप बताइएगा, लेकिन आवाज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं जालोर ज़िले की सांसौर तहसील के अंदर खारा गांव का निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरी माता पिता, भाई बहनें, भाभी और मेरी पत्नी, सभी का सहयोग मुझे शुरुआत से मिला। ख़ास तौर पर मेरे माता पिता का सहयोग मुझे शुरुआत से भी मिला। मेरे पिताजी है वो गवर्नमेंट अध्यापक है सरकारी स्कूल के। वहीं आसपास ही है सर? नहीं, हमारे गांव में ही है, खारा गांव के अंदर ही है। उनका शुरुआत से हमें सहयोग मतलब मार्गदर्शन मिलता रहा। और मेरी स्कूल में पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुई है। मेरे प्राइवेट स्कूल से आज तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। जी सर। तो आप अशोक जी हमें ये भी बताइएगा कि मतलब आपकी 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो पढ़ने में शुरू से ही, जिसको राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि ठूंठ रहे हैं, हमारी परसेंटेज कम रही है। तो आप इनको ये बता पाएंगे कि आपकी कितनी परसेंटेज थी और उसके बावजूद आपने राजस्थान में राजपत्रित जो अधिकारी है उसके पद को 34वें रैंक के साथ सुशोभित किया है। तो आप एक एक करके बताइए कि 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और एमए में कितनी परसेंटेज थी। सर ये बात आप कह रहे हो कि परसेंटेज मायने रखते हैं। अगर आदमी मेहनत करे ना बाद में भी जी। तो भी वो सफल हो सकता है। वैसे मैं शुरुआत से इतना कोई टैलेंटेड मेरिट में आया हुआ बंदा नहीं हूँ। जी। मेरे 10th में भी 50 परसेंटेज है और 12th में 58 है जी। और बीए के अंदर भी मेरे मतलब 59 परसेंटेज। लेकिन बीएड होने के बाद ही कि भाई अब कुछ बनना है तो हमने मेहनत की और ऐसे गुरुजनों का मार्गदर्शन लिया। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि अपन शुरुआत से कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। आदमी अगर मेहनत करे ना तो कुछ भी बन सकता है जो अगर उसको बनना है। उसमें सर परसेंटेज कोई बाधा नहीं है। थैंक यू सर। बिल्कुल, परसेंटेज कोई बाधा नहीं है और बात सही भी है। अरे भाई, पहले नहीं पढ़ा होगा, अपने दिमाग में को रिजर्व रख रखा होगा, ये भी तो हो सकता है। तो अगर कोई 10 बार भी मान लीजिएगा असफल रही प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि दोस्तों, कमल कीचड़ में खिलता है, उसको खिलने के लिए स्वस्थ और स्वच्छ पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आपकी परसेंटेज कम है तो ये सफलता में बाधक नहीं है, बल्कि ये सफलता में अगर इसको पॉजिटिव रूप में ले तो ये वरदान भी साबित होती है। जैसा कि आप आज के शख्सियत से सुन पा रहे हैं अशोक चौधरी जी से कि अगर परसेंटेज ठीक हो तो हम बहुत कम भी हो तो भी ठीक बना सकते हैं, और ठीक भी अगर तैयारी नहीं करें तो आपको पता है वो आपकी सफलता में बाधा ही साबित होगी। जी धन्यवाद अशोक जी। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे, आप हमें ये बताइएगा कि जो आपने व्याख्याता में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा सहयोग किनका रहा और इससे सबसे ज़्यादा खुशी किनको हुई? सर इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरे माता पिता का रहा। वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता से बढ़कर तो किसी को हो ही नहीं सकती कि उसकी संतान आज मतलब व्याख्याता में चयन हुआ है। तो और मेरे भाई है और मेरे गुरुजी, इनको भी मैं श्रेय दूंगा कि उनकी मदद से, इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से ही मैं आज इस तक पहुंचा हूं। और बाकी तो मेरे परिवार के और मित्रजनों के, गुरुजनों के सभी का सहयोग रहा है। बिल्कुल, मतलब अशोक जी एकदम लेक्चर वाली भाषा बोलने लगे, क्योंकि सामने पास में मैडम भी बैठी है तो गोलमोल जवाब देना ही था। इनको पता है अगर मैडम का नाम नहीं ले तो वैसे भी दिक्कत हो जाती है इनको। खैर जो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, थैंक यू। अशोक चौधरी जी सर्वोत्तम एकेडमी जयपुर के नियमित विद्यार्थी रहे हैं। अशोक जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि जितनी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में पोस्टें थी उनमें से लगभग 250 विद्यार्थियों का अपने सर्वोत्तम एकेडमी जयपुर से चयन हुआ है। और साथियों, आप एक एक करके इनके इंटरव्यू देखते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था, मैं एक एक शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा और आज उसी क्रम में अशोक जी आपके सामने हैं। सर, सर्वोत्तम एकेडमी जयपुर में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और ये भी बता दीजिएगा
कि सर्वोत्तम एकेडमी की सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी? सर शुरुआत में मैं रीट की तैयारी कर रहा था जी, तो पिछली रीट के अंदर सर, थोड़ा जोर से बोलिए आप। पिछली रीट के अंदर सर मैं पॉइंटों से रह गया। जी। तो अब तभी ये व्याख्या था कि अप्रैल 2018 के अंदर ये भर्ती आई थी अपनी फर्स्ट ग्रेड की। तो फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि हिंदी की लेनी है तो शंकर चौधरी जी है अपने यहाँ पर सर्वोत्तम क्लासेज है, वहाँ से ज्वाइनिंग कर लो। जी, ठीक है, तो सर फिर वहाँ से हमने सर्वोत्तम आपके पास ज्वाइन कर लिया। फिर आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, फिर आपने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमारी निरंतरता बनाए रखी। जी सर। और हमारा मतलब जो कोर्स था, सिलेबस था, वो बार बार रिवीजन होता गया और उसके माध्यम से निरंतरता के माध्यम से ही हमें सर सफलता मिली। जी सर। सर आप हमें बताइएगा कि जैसे चूँकि सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि हमारी भी सरकारी नौकरी लगे, तो आप हमें बताइएगा कि कोचिंग करने से तो क्या फ़ायदा है और नहीं करने से क्या नुकसान है? आप ये बताइएगा स्पष्ट तौर पर कि क्या हर विद्यार्थी को कोचिंग करने से सफलता मिलती है या नहीं मिलती है? सर हर विद्यार्थी कोचिंग करने से सफलता नहीं मिलती है जी। ये बात मैं नहीं मानता। कोचिंग करने से अपन को ये पता चलता है कि अपन को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जी। और अपन को सेल्फ स्टडी तो करनी है। जी। बढ़िया बढ़िया बुकें लाओ और सेल्फ स्टडी करो, लेकिन कोचिंग एक बार कोचिंग कर लेते हैं अपन तो अपन को पता चल जाता है कि अपन को क्या पढ़ना है और किस ढंग से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना मैटर पढ़ना है। कभी बार क्या अपन पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर जो मैटर अपने काम का नहीं है वो भी अपन को नॉलेज नहीं होता तो अपन नहीं पढ़ पाते हैं, या ज़्यादा पढ़ लेते हैं जो अपने काम का भी नहीं है। इसलिए कोचिंग करनी चाहिए एक बार, लेकिन उसके साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल। अशोक जी ये बताइएगा कि चलो ठीक है आप तो ग्रेड फर्स्ट में लग चुके, लेकिन एक सरकारी नौकरी लगने के लिए जैसा कि हमारे बेरोजगार भाई बहन हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इनका प्रश्न स्क्रीन पे चल भी रहा है कि सर कितने घंटे पढ़नी चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। तो किसी भी सरकारी सेवा में चयनित होने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने साल तक पढ़े तो आप ये कह सकते हैं कि उनका चयन 100% हो सकता है? मतलब अमूमन आज के विद्यार्थी क्या चाहते हैं कि सर 2 महीने कोचिंग करें और 2 महीने में सिलेक्शन हो, क्या ये बातें सही है? सर 2 महीने अपन कोचिंग करके फिर वो तैयारी कर लें उससे तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपन मतलब भर्ती आने के बाद 1 साल तक रेगुलर पढ़ाई कर लें, नॉर्मल अपन 8 से 10 घंटे, तो आदमी मतलब सफलता प्राप्त करने में 100% करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको निरंतरता रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ लिए और 2 दिन फिर वो पढ़ाई नहीं करेगी, तो वो नहीं है। उसको रेगुलर कम से कम 8-10 घंटे 1 साल वो पढ़ाई करेगा तो उसको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं सर। वेरी गुड। मतलब वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सोचे माली सींचे सो गड़ा, ऋतु बसंत फल होई। बिल्कुल सही है। और सहज पके सो मीठा हो, ये बात भी सही है। धीरे धीरे जो पकता है वही मीठा होता है। आप सोचे कि 2 दिन में हम पढ़ के नौकरी लग जाए तो ये संभव नहीं है। निरंतरता होनी चाहिए और निरंतरता के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी बात है ना, वो ये होनी चाहिए कि श्रद्धा भाव होना चाहिए। आप जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहे हैं, निरंतर रूप से पढ़िएगा, श्रद्धा के साथ पढ़िएगा तो 100% सफलता मिलेगी। इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि जो लोग पिछली भर्ती में, पिछली परीक्षाओं में असफल रहे हैं, उन्होंने राजस्थान को टॉप किया है। आपको पता है, मान लीजिए व्याख्याता भर्ती में इस बार जिसकी भी तीसरी, चौथी, 8वीं रैंक आई है, वो अगली परीक्षा के टॉपर नहीं हो सकते। अगली परीक्षा का टॉपर तो कौन होगा? जो इस बार फेल हो चुका है। बिल्कुल। तो बात साफ है। इतिहास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इतिहास वही रचते हैं जो पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। इसलिए साथियों, जो लोग इस भर्ती में वंचित रह चुके हैं और भी एग्जाम्स में लगातार असफल रहे, तो समझ लीजिएगा कि फर्स्ट रैंक आपका इंतजार कर रही है। और फर्स्ट रैंक हासिल करवाने के लिए सर्वोत्तम एकेडमी हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। हम लोग सर ऑनलाइन एजुकेशन में निःशुल्क रूप से शाम को 7:30 बजे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए जयपुर के बच्चे तो आ सकते हैं यहाँ, लेकिन जैसा कि आप पाकिस्तान बॉर्डर जालोर से है, तो इतने दूर के बच्चे नहीं भी आ पाते हैं, तो ग्रेड फर्स्ट, कॉलेज व्याख्याता, नेट, JRF, PSI, सेकेंड ग्रेड, पटवार, सबके ऑनलाइन कोर्स भी हमने बहुत कम कीमत में बच्चों को उपलब्ध करवाया है। तो साथियों, मतलब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम जयपुर जाके शंकर सर के पास पढ़े, सर्वोत्तम कोचिंग में पढ़े। आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप हमारा जिसका नाम है सर्वोत्तम मोबाइल ऐप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
सर्वोत्तम मोबाइल ऐप है हिंदी सर्वोत्तम, आप उसको आज ही डाउनलोड कर ले। और चूंकि बहुत सारी क्लासेस उसमें निःशुल्क रूप से दी गई है, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर वहाँ से आकर आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो आजकल तो ऐसा चूंकि टेक्निकली ऐसी आ गई है कि आप वहाँ से भी हमसे ज़्यादा मात्रा में जुड़ सकते हैं। जी हाँ अशोक जी, पढ़ने का तरीका कैसा हो? बच्चे ये प्रश्न अमूमन स्क्रीन पे कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। सर पढ़ना तो अपन को मतलब ये गाइड ला के पढ़ लेते हैं, वो नहीं, मतलब ऑथेंटिक बुक लानी चाहिए। जी सर। ठीक है ना। और अपन को पढ़ाई मतलब निरंतरता रखनी चाहिए। ये नहीं है कि अपन मतलब तैयारी भर्ती आई और कोचिंग ली और 2-4 महीने, नहीं, अपन को मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब शॉर्ट तरीका तो मतलब अपन सफलता में कहीं काम का भी नहीं है। जी सर। मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता सर जरूर अपने पास आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए सर? मतलब सर अपन पढ़ना तो जैसे अपन जो बुक ला रहे हैं ऑथेंटिक बुक है, उसके अंदर अपन मतलब रेगुलरिटी रखो, और जो पॉइंट है अपन को लगे कि भाई ये मतलब चीज़ है, जो क्वेश्चन मतलब लार्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे अपन के इसमें है तो नेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को मतलब अपना बड़े अपना एक खुद का नोट्स बना लें। और उसके आधार पर जैसे और भी अपन जो बुक होती है अपने पास, जो मतलब जैसे शुक्ल जी की है, जैसे कोई नोट्स है, तो उसको मतलब अपन बार बार क्या जो अपन को नहीं आ रहा उसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, तो अपन रिविजन करने में सफलता मिलती है। वैसे सर मैंने पूरा कोर्स मेरे 10-12 बार मैंने कर लिया था। जी सर। लेकिन उसके बाद सर एग्ज़ाम से 7 दिन मैंने पूरे कोर्स का रिवीजन कर लिया था। गुड। पूरा कोर्स को मतलब लाइन टू लाइन। इसलिए मतलब शॉर्टता नहीं रखनी है, अपन को जो पढ़ना है टाइम ज़्यादा लगे तो लगे, ये बात तो पक्का है कि अपन को सफल होना है तो मतलब शॉर्ट तरीके से नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और उसी आधार पर ही अपन को सफलता मिलती है सर। जी सर। बिल्कुल अशोक जी ने सही बात कही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वास्तविकता ये कि देखो मैं रोजाना का रोजाना इंटरव्यू लेता हूँ, और मेरा तो सौभाग्य है कि सर मतलब राजस्थान के जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे मुझे मिलने का मौका मिलता है। 10 बार सिलेबस करना, और अंतिम टाइम में आपको पता है कि एग्जाम से 6 दिन पहले, लास्ट के 6 दिन में एक बार रिवीजन कर देना, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आप 12 महीने तक लगातार तैयारी करते हैं। सर बच्चे हमारे पास आते हैं, पहला ही प्रश्न पूछते हैं कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले कि सर फीस कितनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न होता है सर कितने दिन में कोर्स करा देंगे। अरे फीस तो एक बात बताइए, जब आप पढ़ेंगे ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर आप है ना हमें परीक्षा तक अपनी कोचिंग में बैठने देंगे या नहीं बैठने देंगे, आप हमारा सिलेक्शन करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे। लेकिन पहला ही प्रश्न था फीस कितने लोगे। अरे भाई देखो सीधी सी बात है, जहाँ क्वालिटी होगी ना वहाँ पैसे लगेंगे। आप कभी भी अच्छे शोरूम में जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ तो आप पूछते नहीं उनसे तो कि साहब कितने पैसे किए, वहाँ तो आप ठीक ले लेते हैं। लेकिन एजुकेशन जिससे आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा बदलेगी, वहाँ आप इसमें तो मामले में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कोर्स कितने दिन में हो जाएगा। अरे यार फिर आप क्यों कोचिंग कर रहे हैं। कम से कम ग्रेड फर्स्ट के लिए और फर्स्ट ग्रेड से ऊपर की जितने भी एग्जाम्स है उनमें तो आपको पता कम से कम तो 6 महीने लगते हैं। हाँ काढ़ा काट दो सर, काढ़ा काटने में तो बहुत सारे काटते ही हैं, तो 2 महीने पूरा हो जाता है। बिल्कुल 1 महीने में करा दो आप। लेकिन हमारे पास तो आप आएंगे तो बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आने वाली है। साथियों तैयार हो जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो इतिहास रचा है, और लोगों ने कहा कि ईस्ट और बेस्ट सर्वोत्तम इज द बेस्ट, ये हकीकत है। अगली बारी नारा और बदल जाएगा, सुपर सर्वोत्तम हम लोग बनने का प्रयास करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट को बनाने का प्रयास करेंगे। अशोक जी आप ये भी बताइएगा कि इतने बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपने कौन कौन सी किताबों से मतलब पढ़ाई की है, जिसमें चूंकि ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग अलग पार्ट है, काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ग्रामर है, पत्र व्यवहार है। चारों को एक एक करके बताइए ताकि बच्चों को मतलब लगे कि हाँ हम लोगों को भी इसी हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, इन्हीं बुक्स का सहारा लेना चाहिए। सर जी लोग तो वैसे बता रहे हैं कि भाई साहित्य के अंदर अपन को नगेंद्र शुक्ल जी पढ़ना चाहिए, लेकिन सर वो क्या है कि अपन को अगर सफलता प्राप्त करनी है तो फिर सिलेबस भी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग सर मैंने तो नेट का 2nd पेपर साहित्य में और जरूरत पड़ी कहीं तो अगर इन बुकों को नगेंद्र और शुक्ल जी को देखा है, और बाकी मैंने साहित्य में नेट का 2nd पेपर और सरस्वती पांडे और एक एनसीईआरटी की अपनी बुक आती है ना हिंदी की, हिंदी साहित्य का छोटी सी, वो बुक पढ़ी। और काव्य शास्त्र के अंदर तो सर मैंने ये आप वाली बुक है ना, ये वाली
इस बुक को मैंने कम से कम सर 10 बार पढ़ा जी। है, और इस बुक में से एक क्वेश्चन भी बार नहीं है। इसका जॉब की बार अपना पेपर बनाया, 20 के 20 क्वेश्चन इसमें से है, और एक क्वेश्चन भी मेरे गलत नहीं हुआ है। थैंक यू। और व्याकरण में तो अपन के जो मध्य से बोर्ड की बुक आती है वही मैंने पढ़ी है। और बाकी पत्र व्यवहार में समाज सेतु अपनी बुक है, और वो दूर संसार अभियांत्रिकी वो पहले वाली बुक थी अपनी जन संसार वाली, वो मैंने पढ़ी है। और साइकोलॉजी के अंदर सर मैंने फर्स्ट रैंक और वंदना जाजौर मैम की बुक पढ़ी, वो साइकोलॉजी में पढ़ी। और सर फर्स्ट पेपर में मैंने एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ी है। और गाइड एक बार लास्ट में मैंने देखा है तो वो लक्ष्य गाइड को देखा है सर, ये बुक। बिल्कुल, मतलब ये किताबें पर्याप्त सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन सर एक कोई बार बार पढ़ो जी, अपन को नया मिलेगा। जी सर, जी सर। मतलब कई बच्चे तो सर जैसे कि इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि सर अभी तो किताबें तुम रखनी चाहिए साथ में, लेकिन सहयोग के रूप में सहयोग के लिए, लेकिन जो नोट्स आपने बनवाए, जो क्लास में लिखवाए, उनका तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आप कुछ कहेंगे सर? सर मैंने हिंदी साहित्य के जो अंदर जो आपने क्लास में नोट्स लिखे थे, वो मैंने एनसी मतलब जो नेट का सेकंड पेपर पढ़ा था, उसके साथ सर मैंने इन नोट्स को सर कम से कम 7 से 8 बार पढ़ाई की थी। और इन नोट्स के अंदर सर ऐसी मतलब जो नेट के सेकंड पेपर में था उससे ज़्यादा ही मिला मुझे। ये नहीं है कि ये नोट्स है जो शॉर्ट में है और इस नोट्स के माध्यम से अपन का यार, हाँ नोट्स पढ़ो लेकिन उसके साथ आप और भी बुक पढ़ सकते हो। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि नोट्स से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी अच्छे हैं, पढ़ना चाहिए अपन को। अपन कोचिंग ले रहे हैं तो अपन को नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे 7-8 बार, तो उसको अपन को ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, और नोट्स अच्छे हैं। जी सर, अब चूँकि कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, तो कॉलेज व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं पहले आपको शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन इससे पहले मेरे 1-2 प्रश्न और है, जैसा कि स्क्रीन पर चल रहे हैं, बच्चे पूछ भी पा रहे हैं, तो आप हमें ये बताइएगा कि मतलब जो पढ़ने का तरीका है वो किस रूप में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको सर्वोत्तम अकेडमी पढ़ाता था और बताया भी था मैंने आपको कि मतलब फेरा लगाना चाहिए। मतलब अमूमन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को अलग अलग भागों में तो बांट लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं ग्रेड फर्स्ट की, तो उसमें लिटरेचर को पढ़ते हैं, फिर काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर ग्रामर को पढ़ते हैं, फिर काव्य इसको क्या नाम है पत्र व्यवहार को पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट पेपर को पढ़ते हैं। इससे क्या वंचित हो जाते हैं बच्चे सफलता से। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को किस रूप में पढ़ना चाहिए, क्या टुकड़ों में बांट के पढ़ना चाहिए या फिर जैसा मैंने आपको बताया वैसा पढ़ना चाहिए? नहीं सर, टुकड़ों में बांट के नहीं। जैसे मैंने पढ़ाई की, मैं बता देता हूँ। मैंने मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट पेपर को पढ़ा, माना कि 4 घंटे फर्स्ट पेपर को दे दिए। तो इवनिंग के टाइम में या शाम के टाइम मैंने मतलब क्या है कि वो 75 नंबर का पेपर है, 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसको मतलब फर्स्ट पेपर से ज़्यादा समय दिया। और अपन ये नहीं है कि यार ये एक टॉपिक ये पढ़े बाकी को पढ़े ही नहीं, अपन को सबको साथ पढ़ना है। मतलब अपना टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब कि आज अपन को ये पढ़ना है तो वो पढ़ना है। ये नहीं कि ये अपन कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ये फिर उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को जो अपन टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो अपन को टॉपिक आज पढ़ना है तो वो आज ही पढ़ना है, कल पे नहीं छोड़ना सर। जी सर, वो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए अपन को रेगुलरिटी अपना टाइम टेबल होना चाहिए। और अपन जैसे अपन के जैसे हिंदी साहित्य इसमें ज़्यादा है सर, तो उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। जैसे इसमें व्याकरण कम है तो व्याकरण को थोड़ा कम देना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपन को टाइम डिवाइड करना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन का क्या है, अपन पहली बार पढ़ेंगे तो अपने 2-3 महीने में कोर्स होगा, तो सेकंड बार अपन को 1.5 महीने में हो जाएगा जी। थर्ड बार अपन 1.5 महीने से महीने में आ जाएंगे सर। यही तरीका है मेरा तो। बिल्कुल, आप तो वो कह रहे हैं कि मेरे खुसरो वाली बातें कि बाटी बड़ी क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और क्या हो गया जी, विद्या बिसरी क्यों। सबका एक ही उत्तर है, फेरा न था। जितनी बार आप सिलेबस को रिपीट करेंगे, फेरा लगाएंगे, उतनी बार आपको सफलता मिलेगी। अशोक जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब आप हमारी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे उसी दरमियान आपका नेट भी हो गया था, जेआरएफ भी हो गया था। ये बहुत ही खुशी की बात है, और इसके लिए आपको नेट और जेआरएफ की अलग से कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल, मतलब आपकी जो तैयारी थी वही आपकी कुल मिला के नेट और जेआरएफ में भी काम आ गई। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे ये कि चूँकि बच्चे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप इनकी सफलता के लिए कोई खास मंत्र जो आपके पास हो, जो आप देना चाहेंगे? सर एक ही मेहनत, कड़ी मेहनत करना, एक ही मंत्र है सर। मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपन को दबा के मेहनत करनी है। अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो पीछे रहेंगे, वो कोई पढ़ाई काम की नहीं है सर। जी सर। इसलिए एक बार दबा के पढ़ाई कर लो, और सर शॉर्टता तो रखो ही मत। कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत, यही मेरा मूल मंत्र है सर। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा साथियों।
वीडियो को एक बार फिर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वार्तालाप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकारी स्कूल में अब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतर ढंग से अच्छे अपने से भी प्यारे, अपने से भी सुपर विद्यार्थी आप तैयार करें। अशोक जी, मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहे, जिस भी रूप में रहे, स्वस्थ रहे और बच्चों को इसी प्रकार पढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम साहब।